हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 129। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो पहले आपको उसे जरूर देख लेना चाहिए, जिससे इस एपिसोड का कंटेंट आपको और भी अच्छे से समझ में आए। वैसे अगर आपको पिल गैदरिंग के आगे की स्टोरी जाननी है तो आप उसके लिए देख सकते हो हमारी बीटीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 163 से हमने बीटीटीएच की ओरिजिनल स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करके रखी है। उसकी फुल नोवेल प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो अब जरा जान लेते पिछले पार्ट में क्या हुआ था। इन शॉर्ट रिकैप, पिछले एपिसोड में जब जियान सोल लिक्विड को छूने वाला था तभी उसके हाथों के सामने से किसी ने से गायब कर दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि वही इमोर्टल लेवल का पिल फिगर था। वो कहता है इतनी प्रीशियस टायर को मैं तुम्हें हाथ कैसे लगाने दे सकता हूँ। फिर क्या जियान की टोली और उस इमोर्टल लेवल की प्रोटोटाइप पिल फिगर के बीच में धनाधन फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि धुलाई तो जियान की टोली की हो रही थी, लेकिन तभी जीत जियान की होती है। अब ऐसा क्यों? अब उसके बारे में सारी डिटेल्स जानने के लिए देख सकते हो पिछले पार्ट को। फिर ये स्नेक स्पिरिट की तलाश में लौटते हैं बैकयार्ड में, जहाँ पे शान्या को सेंस हो जाता है कि स्नेक स्पिरिट को किस कमरे में रखा गया है। फाइनली हमें मालूम पड़ता है कि स्नेक स्पिरिट का नाम है शैनलिंग और वो उस इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट की बेटी है। ऐसा मालूम इसलिए पड़ा था क्योंकि शैनलिंग के हाथ में होता है एक लेटर जो उसके फादर यानी कि उस इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट ने छोड़ा था। उसमें बताया गया होता है कि किस तरीके से एलियन एविल रेस के ब्लड क्लैन से डिफेंड करने के चक्कर में शैनलिंग की मदर और फादर ने अपनी जान गंवा दी। बेसिकली एंड में जाके एपिसोड काफी सैड हो गया था। फाइनली जियान, शैनलिंग और बाकी के लोग डेजर्ट माउंटेन के उस पीक पर जाने के डिसाइड करते हैं, यहाँ पे शैनलिंग के फादर ने उस इविल पावर हाउस को सील किया है। लेकिन उससे पहले जियान सोल लिक्विड को ऑब्जर्व करता है। चलो हम यहीं से आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर जियान और सोल लिक्विड के बीच में खींचातानी चल रही होती है। भले ही सोल लिक्विड के अंदर अपनी कुछ सोचने की क्षमता न हो, तभी इसके अंदर इंस्टिंक्ट्स होती है। जियान की दुआ डिवाओ करे जाने की वजह से अपने आप ही रेस्ट करने लगता है। हालांकि सोल लिक्विड को ऑब्जर्व करने के और भी तरीके होते हैं जिससे इसका रेस्ट करना बंद किया जा सकता है, लेकिन जियान सबसे अच्छे रिजल्ट को हासिल करना चाहता था। वो जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहा होता है उसके हिसाब से उसे सोल लिक्विड की सारी इम्प्योरिटीज धीरे धीरे रिफाइन करनी होंगी जिससे इसका पोटेंशियल मैक्सिमाइज हो सके। वहीं पे शान्या और शानलिंग और स्नेकशिंग ये तीनों ही डीप मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर चुके होते हैं। डेजर्ट माउंटेन रेंज की समिट पर जाने से पहले ये खुद को पीक कंडीशन ले जाना चाहते थे। सीन चेंज हुआ था और हम देखते हैं डेजर्ट माउंटेन रेंज का एक दूसरा एरिया, एक डेंस फॉरेस्ट होता है। यहाँ घने घने पेड़ों और अलग जानवरों की प्रजातियों की वजह से ये जगह काफी चहल पहल से भरी होती है। हम देखते हैं फिगर को जो कि काफी कॉशियस तरीके से आगे बढ़ रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि म्यूइंग का फिगर होता है। वो कहती है आखिर इस फॉरेस्ट में ऐसा क्या मौजूद है और आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा हो। जियान और लिटरली से अलग होने के बाद उसे इस जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि जंगल खतरों से भरा हुआ था, लेकिन म्यूइंग की पावरफुल कल्टीवेशन और उसकी होली फ्लेम ये उसकी सेफ्टी इंश्योर करती है। धीरे धीरे उसे कहीं से कॉलिंग फील होने लगी थी। वो कहती है क्या ये इस फॉरेस्ट का किंग है। उसके चेहरे पे हेजिटेशन मौजूद होती है क्योंकि उसके आगे जाना या पीछे जाना सब एक जैसा था। म्यूइंग फाइनली डिटरमाइंड हो जाती है। वो कहती चाहे कुछ भी हो मुझे उसे फेस करना ही होगा। फॉरेस्ट के और भी डीप रीजन में जाने से चारों तरफ फैला वो ईरी ऑरा और भी डेंस होता जाता है। कई बीस्ट उसके ऊपर घात लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होली फ्लेम का टेरिफाइंग ऑरा इन्हें इंस्टिंक्टिवली दूर रखता है। म्यूइंग हवा में उस ईरी ऑरा को सेंस करके बोलती है ये ऑरा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आखिर इन माउंटेन्स में ऐसा क्या टेरिफाइंग हो सकता है। तभी दूर से उसे एक हवा की चिर जाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है एक ब्लू लाइट को जो उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ये ब्लू लाइट बीम उसके सामने आके हॉल्ट पे आ जाती है और म्यूइंग को सुनाई देती है कमजोर सी आवाज कहती है मेरे साथ आओ। जिस मोमेंट में ब्लू लाइट बीम अपीयर हुई थी ऐसा लगता है सारे बीस्ट टेरिफाइड हो गए हो। ये सभी तुरंत ही धुंधवा के भागने लगते हैं। अपने चारों तरफ ऐसे वातावरण को देख के म्यूइंग कहती है क्या हो रहा है, आखिर मैजिकल बीस्ट इससे इतने डरे हुए क्यों आए। भले उसके एक्सप्रेशन डार्क हो रहे हो वो तब भी उस लाइट बीम के पीछे पीछे चलती है। म्यूइंग कहती है भले एक ट्रैप हो मुझे तब भी सच्चाई का पता लगाना होगा। वो जैसे फॉरेस्ट के और भी गहराइयों में जाती है म्यूइंग सेंस करती है कि उसके अंदर की होली फ्लेम बहुत ही एजिटेट हो रही है। ऐसा लगता है वो किसी नेचुरल एनिमी की तरफ आगे बढ़ रही हो। म्यूइंग कहती है क्या हो रहा है। वो अपनी इस होली फ्लेम को काम करने की कोशिश करती है, लेकिन अब ये फ्लेम पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं दे। उसका परसेप्शन फैलता है चारों तरफ और म्यूइंग को सेंस होता है कि अब उसके आसपास कोई मैजिकल बीस्ट बचा नहीं है। धीरे धीरे उसके पैर एक मिस्टीरियस बैरियर के सामने आके रुकते हैं। ये बैरियर काफी मोटी एनर्जी लेयर से बना हुआ था। वो कहती है एक बैरियर, हाँ आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज मौजूद है जिसे बाहर जाने से इस तरीके से रोका गया है। उसे लगता था कि उसके अंदर के सवालों के आंसर इस बैरियर के अंदर मिलेंगे। तुरंत ही वो ढकती अपने दोनों हाथों को होली फ्लेम से
से और वो इनसे बैरियर के 2 हिस्से करने लगती है। ये प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में बैरियर इस फ्लेम का रेजिस्ट करता है, लेकिन जब म्यूइंग लगातार पुश करती है, फाइनली हम उसे उस बैरियर के अंदर जाते हुए देखते हैं। उसने अपने आप को एक बंद स्पेस के अंदर पाया था। ये कुछ 10 मीटर का होगा। चारों तरफ किसी भी तरह की डेकोरेशन नहीं होती, बस उसे जमीन में एक लकड़ी कड़ी हुई दिखाई देती है। इस लकड़ी में से एक ईविल ऑरा रेडिएट हो रहा था, जिसकी वजह से म्यूइंग की फ्लेम उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती है। म्यूइंग को सिनेस्टर सा ऑरा जिंदा सा लगता है। ऐसा लगता है इस फॉरेस्ट की सारी ईविल एनर्जी इसमें ही भरी हो। वो कहती है ऑरा ये एलियन ईविल रेस को बिलोंग करता है। जैसे म्यूइंग ने एक स्टेप आगे बढ़ाया था, बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से वो अज़ूर फ्लेम इरप्ट होती है। ऐसा लगता है फ्लेम बैटल करने के लिए तैयार हो। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को पहचानते थे। ये देखी म्यूइंग चिल्ला के बोलती काम डाउन। उसने जैसे तैसे अपनी फ्लेम के एग्रेशन को सप्रेस किया था। होली फ्लेम को पोजेस करने की वजह से वो जानती थी कि ऐसी ईविल एनर्जीज उसकी नेचुरल एनिमी है। तभी म्यूइंग को उस लकड़ी के नीचे से किसी की कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है सेव मी। जिस मोमेंट में आवाज स्पेस के अंदर गूंजी थी, म्यूइंग एकदम अलर्ट हो जाती है। एज अ रिस्पॉन्स उसकी होली फ्लेम का टेम्परेचर और राइज हो गया था। फ्लेम की रोशनी का झुकाव उस लकड़ी की तरफ होता है। म्यूइंग कहती है क्या ये आवाज यहाँ से आ रही है। उसके और होली फ्लेम के बीच में एक इनसेपरेबल बॉन्ड था। उसने डिस्टर्बेंस को तुरंत ही पहचान लिया था। म्यूइंग की नजरें टिक जाती हैं उस टेक के ऊपर। वो कहती है आखिर इस लकड़ी में से इतनी टेरिफाइंग ईविल एनर्जी क्यों रेडिएट हो रही है। तभी लगता है म्यूइंग की प्रेजेंस को सेंस करके उस लकड़ी के चारों तरफ का ब्लैक ऑरा कई इंटेंस रिपल्स को बनाने लगता है। ये रिपल्स म्यूइंग की तरफ आगे बढ़ी थी। अपने आप ही म्यूइंग की फ्लेम एक बड़े से जबड़े में ट्रांसफॉर्म होती है, जिसने एक ही बार में इस ब्लैक ऑरे को निगल लिया था। इसे पूरी तरीके से प्योरीफाई कर दिया जाता है। स्विच स्विच की आवाज के साथ लकड़ी के ऊपर ब्लैक ऑरा और भी चर्न होता है। अब इसका पूरा फोकस बन गई थी म्यूइंग। हम देखते हैं म्यूइंग को अपने हाथ के ऊपर करते हुए। उसके हथेली के ऊपर फ्लेम का क्रिस्टल कंडेंस होता है। इस फ्लेम की पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि स्पेस भी इसे संभाल नहीं पाता। इसमें लगातार क्रैक्स अपीयर होते हैं। फिर म्यूइंग अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देती है। वो कहती है गो। जिस पल आका गोल आगे बढ़ा था, उस लकड़ी के पास से एक शॉक से भरी आवाज आती है। वो आवाज कहती है ये होली फ्लेम की पावर है। नेक्स्ट ही मोमेंट में बूम 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 की आवाज के साथ इन दोनों यिन और यांग फोर्सेस के बीच में कोलिजन होते हैं। पॉइंट ऑफ कोलिजन से कई रिपल्स फैल रही थी। म्यूइंग की होली फ्लेम से टकराने के बाद वो ब्लैक ऑरा वापस से उस वुडन स्टेक की तरफ चला गया था। ये दिखाता है अपनी असली फॉर्म को, जो कि एक लाल रंग का क्रिस्टल होता है। ये फायरी रेड क्रिस्टल एक अंगूठे के बराबर होगा और म्यूइंग को इसमें से एक अनयूजुअल ऑरा फील होता है। बस इस समय इसकी स्ट्रेंथ काफी कम थी। जैसे म्यूइंग की आंखें इस क्रिस्टल के ऊपर आती हैं, वो तुरंत से पहचान जाती है। म्यूइंग कहती है एक होली फ्लेम क्रिस्टल है। एक होली फ्लेम क्रिस्टल ऐसा रेयर और एक्सक्लूसिव आइटम होता है जो हर एक होली फ्लेम के लिए बस एक ही होता है। अगर बात करें होली फ्लेम की तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है होली फ्लेम क्रिस्टल और दूसरा होता है होली फ्लेम सोल सीड। होली फ्लेम सोल सीड होता है कोर एसेंस, जिसे तुम होली फ्लेम की जान कह सकते हो। हमें पता होना चाहिए कि हर एक होली फ्लेम एक लिविंग एंटिटी होती है और ये सोचने और समझने की क्षमता को रखती है। जैसा म्यूइंग के अंदर का अज़ूर होली फ्लेम सोल सीड, ये पूरी तरीके से यूनिक है। इसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो औरों के पास बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से हर एक होली फ्लेम को होली फ्लेम सीड की जरूरत होती है, जिससे वो अपनी पावर को मेंटेन करके रखती है। बिना होली फ्लेम सोल सीड के एक होली फ्लेम एक बेजान वस्तु बन जाएगी। इसका एक्सटर्नल फोर्सेस से यूज तो हो सकता है, लेकिन तभी अपनी पूरी पावर को कभी अनलीश नहीं कर पाएगी। और जहाँ तक बात रही होली फ्लेम क्रिस्टल की, तो एक होली फ्लेम क्रिस्टल बना होता है होली फ्लेम की एसेंस से। एक होली फ्लेम को हासिल करने के लिए होली फ्लेम क्रिस्टल को हासिल करना होता है और साथ में चाहिए होती है होली फ्लेम सोल सीड की एक्नॉलेजमेंट। सिर्फ इन दोनों को हासिल करने के बाद ही एक होली फ्लेम को अपना कहा जा सकता है। म्यूइंग की आंखें भी फ्लिकर हो रही होती हैं। वो कहती है मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में ऐसा ट्रेजर मौजूद है। तभी मैं कहूँ कि मुझे वो कॉलिंग क्यों फील हो रही थी। तो ये होली फ्लेम की पावर है। उसके दिमाग में ये सब थॉट्स चल ही रहे होते हैं, तभी स्विच की आवाज के साथ उस वुडन स्टिक में से ब्लैक ऑरा फिर से राइज हुआ था। म्यूइंग को सुनाई देती एक ईरी आवाज कहती है आखिर तुम्हारे पास होली फ्लेम क्यों है और तुम कौन हो। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि ब्लड डीमन क्लैन की रेमिनेंट फोर्स की थी। ये वही पावरफुल एंटिटी थी जिसने एक बार इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड से फाइट करी थी। ये पावरफुल एक्सपर्ट उस फियर्स बैटल में होली फ्लेम के क्रिस्टल को इरोड करने में सफल रहा। वो इस होली फ्लेम को पूरी तरह से करप्ट करने ही वाला था, तभी म्यूइंग ने इसका सारा खेल खराब कर दिया है। म्यूइंग कहती है तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ। उसके चेहरे पे आ जाती है कोल्ड स्माइल। वो कहती है मैं वो हूँ जो तुम्हारी ईविल रेस को डिस्ट्रॉय करेगी। ये सुन के वो ईरी आवाज रिप्लाई करती है घमंडी लड़की, क्या तो सच में ऐसा लगता है कि तेरे जैसे बच्चे हमें एलिमिनेट कर सकते हैं। लगता है 2 दिन में सपना देख रहे हैं। म्यूइंग भी पीछे नहीं रहती, वो भी हम्प करके बोलती है चलो हम देख ही लेते कि कौन सपना देख रहा है। इससे पहले कन्वर्सेशन और भी आगे बढ़ पाती, उस होली फ्लेम क्रिस्टल में से एक वीक आवाज फिर से बाहर आती है। वो आवाज कहती है प्लीज मुझे सेव
सेव कर लो। इस आवाज को फिर से सुन के म्यूइंग के एक्सप्रेशन बहुत सोलम हो जाते हैं। वो वॉइस को उठ के उस क्रिस्टल को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। म्यूइंग कहती है इस होली फ्लेम के क्रिस्टल को बहुत बुरी तरीके से इरोड किया गया है। अपनी रोब्स में थे उसने एक ब्लू कलर का क्रिस्टल बाहर निकाला था। ये उस क्रिस्टल जैसा एक अज़्योर ब्लू क्रिस्टल होता है। जिस मोमेंट में म्यूइंग के हाथ में क्रिस्टल अपीयर हुआ था, अचानक से हम उसके चारों तरफ की फ्लेम को एक सफोकेटिंग पावर को रिलीज करते हुए देखते हैं। इसकी इंटेंसिटी आसमान को छूने लगती है। म्यूइंग कहती है वो और मत बोलो, मैं तुम्हारी बॉडी में से इस इविल पावर को प्योरीफाई करती हूँ, वरना तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा। अपनी अज़्योर क्रिस्टल को उस लकड़ी के ऊपर रखते हुए म्यूइंग अपनी फ्लेम पावर को उस लाल रंग के क्रिस्टल में भेजने लगती है। तुरंत ही हवा में से बजिंग का साउंड बाहर आने लगा था। इस समय हवा भी कांप रही होती है। म्यूइंग के उस अज़्योर क्रिस्टल में से एकदम लिक्विड जैसी एनर्जी बाहर आ रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्लेम पावर थी। होली फ्लेम की टेरिफाइंग पावर की वजह से ब्लैक एनर्जी तेजी से जमीन में घुसने लगी थी। इस समय उस एरी आवाज में भी फियर फील हो रहा होता है। वो आवाज कहती है आखिर लड़की कैसी होली फ्लेम को पोजेस करती है, इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग क्यों है। अगर ये होली फ्लेम 30s में रैंक करती है तो ये मेरे जैसे कई लोगों को मारने के लिए काफी है, और अगर इसकी रैंक आती टॉप 20 में, ये सोच के वो ब्लैक एनर्जी ट्रेम्बल हो गई थी। जब उसे रियलाइज होता है कि म्यूइंग की अगर फ्लेम इस होली फ्लेम क्रिस्टल को प्योरीफाई कर देती है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। वो ब्लैक और रोर करके बोलता है डैम इट, मैं ऐसे होली फ्लेम की करप्शन को डिस्पेल नहीं करने दे सकता। मुझे क्रिस्टल के एक छोटे से हिस्से को करोड़ करने में कई साल लग गए हैं। म्यूइंग अपने ब्लू क्रिस्टल से बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल करती हूँ। ये सुन के लगता है वो ब्लू क्रिस्टल खुश हो गया था। हम उस ब्लू और रेड क्रिस्टल दोनों को करीब आते हुए देखते हैं। वो लाल रंग का क्रिस्टल ब्लू क्रिस्टल में से फ्लेम पावर के और भी अमाउंट को खींचने लगा था, जिससे उसकी चारों तरफ की प्योरीफाइंग पावर और भी तेज हो जाती है। वो इविल ब्लैक और रोर करके बोलता है मूर्ख लड़की, अगर तू वापस चली आती है तो हम तेरी जान बख्श देंगे, वरना तुझे यहाँ पे मरना होगा। म्यूइंग कहती हम मरने वाले तुम होगे। उसके एक इशारे पे अज़्योर फ्लेम्स म्यूइंग के शरीर के ऊपर एक कवच को बना लेती हैं। इस क्रिस्टल आर्मर में से टेरिफाइंग ऑरा रेडिएट हो रहा था। इसे सेंस करके वो ब्लैक चीज हेस्टेट करने लगती है। वो ब्लैक ऑरा बोलता है डैम इट, इस औरत का फ्लेम के ऊपर कंट्रोल ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे स्टेट में हरा नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस समय रिट्रीट करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, इतने सालों की मेहनत के बाद मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लगता है इस समय इविल एंटिटी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। इससे पहले वो ब्लैक ऑरा और कुछ सोच पाता, म्यूइंग के कदम उसकी तरफ आगे बढ़ गए थे। वो ब्लैक ऑरा पीछे हटता है, म्यूइंग और आगे बढ़ती है। उस ब्लैक ऑरा में से डैमेट डैमेट की आवाजें बाहर आती हैं। वो ब्लैक ची फील कर रही थी कि जैसे जैसे म्यूइंग की फ्लेम उसके अप्रोच करती है उसकी इविल एनर्जी का एक पोर्शन गायब हो जाता है। ब्लैक ऑरा कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस मुकाम पे जाने के बाद हार नहीं सकता हूँ। ये होली फ्लेम क्रिस्टल मेरा सुप्रीमेसी का टिकट है। इसके साथ ब्लड डीमन क्लैन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट भी मेरे सामने सर को झुकाएंगे। उसकी आवाज ग्रीड और डिटर्मिनेशन से भरी होती है। फिर सूसू के साउंड के साथ वो ब्लैक ऑरा एकदम चर्न होने लगा था। ऐसा लगता है एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा हो। फाइनली इसमें से रेडिएट होती एक ब्लडी रेड लाइट और साथ में एक ब्लडी स्टेंच। ऐसी नॉजेटिंग स्टेंच की वजह से अच्छे उल्टी करने लगे। फाइनली उस जगह पे एक ह्यूमनॉइड फिगर अपीयर हुआ था। जैसे ही फिगर अपीयर होता है अपने आप ही व्यूइंग की बॉडी में बदलाव आने लगते हैं। हम उसकी उन काली आंखों को पूरी तरीके से ब्लू होते हुए देखते हैं और उसके चेहरे से सारे इमोशंस चले गए थे। वो एक कोल्ड और डिटैच्ड आवाज में कहती है गॉरफिंड। ये वो फिगर हमारे सामने रिवील हुआ था। हमें मालूम पड़ता है कि इसके जगह जगह पे बड़े बड़े स्कार्स मौजूद हैं। इसके हाथ पैर इंसानों से मिल तो खाते थे, लेकिन इसके चेहरे की स्माइल इतनी ज्यादा फटी हुई होती है जैसे इसके होठ इसके कान तक जोड़े हों। ये देखने में बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। वो म्यूइंग की तरफ देख के बोलता है लड़की, तेरी मेरी ट्रू फॉर्म को देखने की हिम्मत हो गई, लेकिन तू इस दूधी कॉन्टिनेंट में वो दूसरी और लास्ट है। ये कह के इस बंदे की स्माइल और भी सिनिस्टर हो जाती है। म्यूइंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए होते। उसकी आंखें वही कोल्ड और रेजोल्यूट थी। वो कहती एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस, हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया जा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस गॉडफिन की फेरल स्माइल और भी डेंस हो जाती है। वो कहता है क्या ऐसे और है, ऐसे और को तो मेरे क्लैन के किंग ही मैच कर सकते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो लड़की, तो ये मेरे ब्लड डीमन क्लैन का रात झेलना होगा, मतलब कहर का सामना करना होगा। हवा और भी थिक हो गई थी। उस गॉडफिन के मुंह से गुर्राने की आवाजें बाहर आती हैं। एट द सेम टाइम उसके पीछे की मिस्ट में से कई ब्लडी रेड चेन्स आगे की तरफ शूट होने लगी थी। वो कहता है इन चेन्स की ब्लड डिमोनिक एनर्जी एकदम इरिवर्सिबल है। जैसे चेन्स तुम्हें छूती हैं ये तुम्हें पूरी तरीके से करोड़ कर देंगे। ये चेन्स भी म्यूइंग के एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर पाती। वो कहती है बस एक गॉडफिन मेरे सामने एरोगेंट वेव करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ तू अकेला ही क्या तेरा पूरा क्लैन भी मिलके मुझे बिल्कुल डरा नहीं सकता है। ये सुन के वो गॉडफिन आग बबूला हो जाता है। स्विच स्विच की आवाज के साथ वो चेन्स हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इन चेन्स को करीब आते हुए देख म्यूइंग की आंखें और भी ब्राइट ग्लो होने लगती हैं और फाइनली इनमें से फ्लेम बाहर छूट हुई थी। ये फ्लेम जहरीले सांपों की तरह उन चेन से लिपट जाती है। फिर ऑफ वो क्लैंग क्लैंग की आवाज के साथ हम
उन चेन्स को शैटर होते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम ग्रग की आवाज आई थी उस गॉरफिन के मुंह से। उसके मुंह से थिक ब्लैक ब्लड बाहर आता है। गॉरफिन कहता है डैम इट, ये होली फ्लेम, अगर इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। अपने ऊपर खतरे को महसूस करके वो कहता है मुझे रिट्रीट करना होगा, मैं इस होली फ्लेम का भी सामना नहीं कर सकता। लगता है म्यू ने सेंस कर लिया होता है कि गॉरफिन भागने वाला है। बिना हेजिटेशन के उसके दोनों हाथ आगे बढ़ते हैं और होली फ्लेम का 2 लेयर वाला बैरियर उसे पूरी तरह से घेर लेता है। अपने चारों तरफ होली फ्लेम के बैरियर को देख के उस गॉरफिन के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। वहीं पे उसका ऑरा और भी कमजोर होता जा रहा था। बात ऐसी थी कि उस रेड होली फ्लेम क्रिस्टल को रोड करने के लिए उसने अपनी सोर्स एनर्जी का काफी यूज कर दिया था और अब म्यूइंग की नई होली फ्लेम को फेस करने की वजह से वो बची हुई एनर्जी भी प्योरीफाई होती जा रही है। गॉरफिन गुर्राती हुए बोलता है ह्यूमन, अगर तेरे हाथों से मेरी लाइफ को किसी भी तरह का हार्म होता है तो मेरा क्लैन कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इससे पहले वो आगे और कुछ कंटिन्यू कर पाता, इस स्पेस में म्यूइंग की कमांडिंग आवाज गूंजी थी। म्यूइंग कहती है शाओजिंग, इस इविल को डिस्ट्रॉय कर दो। तुरंत ही वो अज़ूर होली फ्लेम क्रिस्टल एक ही फ्लैश में उसके बगल में अपीयर होता है। फाइनली इसके अंदर की फ्लेम म्यूइंग की फ्लेम से सिंक्रोनाइज होती है, जिससे फ्लेम की इंटेंसिटी पीक पे पहुंच जाती है और इस फ्लेम ने उस बैरियर को पूरी तरह से एनवेलप कर लिया था। जब ये होली फ्लेम गॉरफिन को कंज्यूम करती है, उस बैरियर के अंदर से गॉरफिन की चीखने की आवाजें बाहर आती हैं। वो कहते हैं नो, इंसानी लड़की, तुझे मेरा ब्लड डीमन क्लैन छोड़ने वाला नहीं है। याद रखना अगला वॉर तेरी इस दुनिया का अंत करेगा। जब गॉरफिन का आखिरी टेस्ट गायब हो रहा था, हम अचानक से म्यूइंग की बॉडी को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। उसके मुंह से पफ की आवाज के साथ खून बाहर आता है। वो कांपती हुई बोलती नहीं नहीं ऐसा मत करो। उसकी आंखें फ्लिकर हुई थी, ऐसा लगता है उसके दिमाग पे एक और कॉन्शियसनेस काबू करने की कोशिश कर रही हो। ये म्यूइंग की दूसरी कॉन्शियसनेस कहती है ह्यूमंस, तुम मैजिकल बीस्ट का शिकार करते हो और हमारी होली फ्लेम के लिए भी लालच रखते हो। तुम सभी सच में डिस्पिकेबल हो। नेक्स्ट इंस्टेंट में फिर से उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है और हम म्यूइंग की उन आंखों को नॉर्मल होते हुए देखते हैं। उसकी सांसों में स्थिरता वापस लौट चुकी थी। वो कहती है अभी मेरे साथ क्या हुआ। फाइनली वो अपने ऊपर फायर रेड होली क्रिस्टल को देखती है। इसके ऊपर जो इंट्रिकेट ग्रोथ रिंग्स होती हैं वो बताता है कि कितनी ज्यादा पुरानी है। म्यूइंग हेजिटेशन से भरी आवाज में कहती है सीनियर। उस क्रिस्टल में से एक एंशिएंट आवाज बाहर आती है। वो होली फ्लेम क्रिस्टल कहते हैं हाँ लिटिल गर्ल, मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और फाइनली म्यूइंग के दिल को भी रिलीफ फील होती है। वो एक पोलाइट स्माइल के साथ बोलती है सीनियर, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो फ्लेम क्रिस्टल फिर से कहता है इतनी कम एज में तुम एक होली फ्लेम को पोजेस करती हो, तुम्हारा फ्यूचर एकदम बाउंडलेस लग रहा है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी ये कुछ पिकुलियर है। कुछ देर तक पॉज होने के बाद होली फ्लेम क्रिस्टल कंटिन्यू करता है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि इंसान के पास बस एक होली फ्लेम ही हो सकती है। एंशिएंट टाइम से यही रूल चला आ रहा है। इसके जवाब में म्यूइंग नॉड करके बोलती है सीनियर, मैं इसे जानती हूँ, मैं बस इस होली फ्लेम क्रिस्टल को अपने एक फ्रेंड के लिए हासिल करना चाहते थे। ये बोलते समय म्यूइंग के माइंड में फ्लैश होता है एक पतला सा फिगर जिसने अपनी पीठ पे एक बड़ी सी रूलर लटका रखी होती है। सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी उस फिगर के चेहरे पे जो काम एक्सप्रेशन होता है उसने म्यूइंग के दिल में एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा था। ऑफ कोर्स ये फिगर जियान के अलावा और कौन हो सकता था। म्यूइंग के एक्सप्रेशन को सुन के फायर रेड क्रिस्टल बोलते अच्छी बात है, लेकिन न जाने क्यों होली फ्लेम क्रिस्टल को म्यूइंग की बॉडी में से एक ऑप्रेसिव फीलिंग आ रही थी। होली फ्लेम क्रिस्टल इस सेंसेशन को इग्नोर नहीं कर सकता था। वो म्यूइंग से कहता है मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि मेरे अंदर इविल पावर काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन इसे पूरी तरह से प्योरीफाई करने के लिए मुझे अपने फ्लेम सोर्स के पास पहुंचने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर तुम अपनी फ्लेम का लगातार यूज करती हो तो ये तुम्हारी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस एग्रीमेंट से म्यूइंग को कोई परेशानी नहीं होती है। वो अपने हाथ को वेव करती है, हवा में फ्लोट कर रहा वो फायर रेड होली फ्लेम क्रिस्टल उसके पास आ जाता है। साथ में वो अज़ूर ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल बिना किसी परेशानी के उसकी बॉडी से मर्ज हो गया था। इस जगह से गॉरफिन के खत्म होने की वजह से वो इविल एनर्जी जो कि मैजिकल बीस्ट को करप्ट कर रही थी उसके इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और मैजिकल बीस्ट का सिनिस्टर नेचर भी नॉर्मल हो जाता है। सीन फाइनली जियान के चेम्बर की तरफ शिफ्ट हुआ था। 1 महीने के बाद हम उसकी आंखों को खुलते हुए देखते हैं। वो अपने मुंह से गहरी सांस को छोड़ते हुए बोलता है मुझे रिट्रीट में गए हुए 1 महीना हो गया है, आई वंडर बाहर क्या हो रहा होगा। इस 1 महीने में जियान ने बिल्कुल डिले नहीं किया था। उसने अपनी इमेंस सोल पावर का यूज करके इस सोल लिक्विड को रिफाइन करने में कोई कमी नहीं रखी होती, लेकिन जो चीज उसे सोल लिक्विड के बारे में पिक्यूलियर लगती है वो ये होती है इस लिक्विड के अंदर की इम्प्योरिटीज बहुत कम होती हैं। जियान को ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही किसी ने इसके अंदर की इम्प्योरिटीज को प्योरीफाई करके रखा हो। जियान का नेचर जो कि एकदम कॉशियस हो चुका था, वो किसी तरह की मिस्टेक को अलाउड नहीं करता। जियान फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके इस लिक्विड को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। वो नहीं चाहता था कि जब ये लिक्विड उसकी स्ट्रेंथ का हिस्सा बने उसके साथ उसकी कॉन्शियसनेस में एक नई कॉन्शियसनेस जुड़ जाए। अच्छी बात यह है कि इस लिक्विड के साथ उसे कोई परेशानी नहीं मिलती। इस लिक्विड को इंटेंस तरीके से देख रही जियान की आंखें अब एक्साइटमेंट की वजह से फायरी हॉट हो जाती हैं। वो कहता है लगता है इस मेंशन के ओनर ने इस मोमेंट के बारे में एंटिसिपेट किया होगा, इस वजह से उन्होंने पहले लिक्विड को तैयार
तैयार कर दिया है। ठीक है, बहुत सोचना हो गया, अब समय आ गया ब्रेक थ्रू करने का। जियान कहता है लिक्विड पास आओ। अपनी तरफ आगे बढ़ रहे इस लिक्विड को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। वो कहता है एक सेकंड रैंक एम्पर लेवल अल्केमिस्ट। आज वो फाइनली उस मुकाम तक पहुंचने जा रहा है जिसे उसने काफी पहले टारगेट बनाया था। जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है इस लिक्विड को हवा में फ्लोट करने के लिए और इसे वो अपने सर के ऊपर लेके आता है। नेक्स्ट मोमेंट में एक एक्सट्रीमली पोटेंट एनर्जी ने जियान के पूरे शरीर को घेर लिया होता है। जैसे उसकी बॉडी और इस लिक्विड के बीच में कांटेक्ट होता है, जियान को ऐसा फील होता है जैसे उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस डामाडोल हो रहा हो। ये पावर एक 5 स्टार दूधी के पीक एक्सपर्ट को भी ऑब्लिटरेट कर सकते थे। वो कहता है क्या प्योर एनर्जी है। ये लिक्विड जियान के शरीर के सारे पोर्स में से होके उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच रहा होता है। उसके शरीर की सारी नसें इसके कैरियर्स का काम कर रही थी। जियान कहते हैं ऑर्डिनरी एम्पर लेवल के ऊपर एम्पर रियल्म का स्मॉल परफेक्शन आता है। क्या ये मुझे उससे ऊपर पुश कर सकता है। एम्पर रियल्म के सोल पावर के हायर लेवल्स ये अलग ही स्तर की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जियान स्मॉल परफेक्शन में ब्रेक थ्रू कर पाता है तो बड़े बड़े सेक्ट भी उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसे हर जगह पे एक फोर्स कंसिडर किया जाएगा। ये लिक्विड लगातार उसमें फ्लो होता रहता है। उसकी पावर जियान की बॉडी की हर एक सेल के साथ मर्ज होती रहती है। हर एक मूवमेंट के पास होने के साथ ये सीक्रेट चेम्बर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कर रहा था। सीन चेम्बर के बाहर का दिखाया जाता है। अभी शान्याओ के चेहरे पे पैनिक की एक्सप्रेशन था। वो कहती है ब्रदर जियान को अंदर गए हुए 10 दिन हो चुके हैं। भले ही चेम्बर टाइम को डिले कर सकता है लेकिन तब भी अंदर 1 महीना हो गया होगा, तक वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ब्रदर जियान किसी डेंजर में हो सकते हैं। थोड़ी दूर मेडिटेट कर रही शार्लिंग कहती है शान्याओ शांत हो जाओ। सोल रियल में ब्रेक थ्रू करना कोई आसान प्रोसेस नहीं होता है। इसमें बिना सफिशिएंट विल पावर के फेलियर का सामना करना बिल्कुल नॉर्मल है। भले ही शार्लिंग शान्याओ को काम करने की कोशिश कर रही हो कि आवाज से भी चिंता छिपती नहीं है। स्नेक सिंह कहते हैं एल्केमिस्ट के लिए सोल पावर एक क्रिटिकल फैक्टर होती है और मैंने जियान जैसी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बहुत कम देखा है। मुझे भरोसा है कि वो सफल होगा। इससे पहले बातचीत और आगे बढ़ पाती, चारों तरफ की हवा जम जाती है। फिर नेक्स्ट मोमेंट में बूम की आवाज के साथ उस सीक्रेट चेम्बर में एक ब्लास्ट हुआ था। चारों तरफ लकड़ियों के टुकड़े उड़ते हैं और साथ में फैलता है एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल वेव ऑरा। सीक्रेट चेम्बर के अंदर से किसी खांसने की आवाज आती है। वो आवाज कहती है मुझे माफ करना। लगता है ब्रेक थ्रू करते समय मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाया। तीनों तुरंत ही मुड़े थे उस फिगर की तरफ जो टूटे हुए दरवाजे से बाहर आ रहा होता है। अब इस फिगर की प्रेजेंस काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होती है। ऐसी स्ट्रेंथ को किसी ने अभी तक फील नहीं किया होता। जियान के चेहरे की स्माइल को देख के शान्या पूछती है सक्सेस। ये सुन के जियान हल्के से नॉड कर देता है। स्नेक सिंह कहता है मैं तुम्हारे ऑरे को सेंस करके बता पा रहा हूँ कि तुम इमोर्टल स्टेट के उस लेवल में नहीं पहुंचे हो। जियान कहता है इमोर्टल स्टेट से ऊपर स्मॉल परफेक्शन में पहुंच चुका हूँ। ये जान के स्नेक सिंह कहता है तो ऐसी बात है। भले वो एल्केमी लेवल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हो लेकिन वो इतना तो जानता था कि एल्केमिस्ट का सोल लेवल जितना हाई होता है उनकी एल्केमी स्किल्स भी उतनी अच्छी हो जाती हैं। वहीं पे अभी शानलिंग के चेहरे पे थोड़ा सा डिसबिलीफ से भरा एक्सप्रेशन था। आखिरकार उसे पता होता है कि वो सोल लिक्विड कितना ज्यादा पोटेंट था। जियान कैसे एक ही बार में रिफाइन करना ये काफी बड़ी बात है। जियान तीनों की तरफ देख के बोलता है वेल तुम सभी क्या सोचते हो। शानलिंग कुछ सोचने के बाद बोलती है हम तीनों लगभग पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। मेरी और सिस्टर शान्या की स्ट्रेंथ 7 स्टार दूधी के इनिशियल स्टेज पे है। वहीं पे ब्रदर स्नेक सिंह की कल्टीवेशन 8 स्टार दूधी के परफेक्शन पे है और तुम्हारी 5 स्टार दूधी इनिशियल लेवल की स्ट्रेंथ के साथ कहना पड़ेगा अभी हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ बैलेंस्ड नहीं है। ऑफ कोर्स भले जियान की स्ट्रेंथ चारों में सबसे कम हो तभी शानलिंग उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही थी। ये उसका ट्रू जजमेंट होता है। जियान अपने कंधे को फैलाते हुए बोलता है हमारी लाइनअप उतनी ही बुरी नहीं है। ऑल्दो उसकी सोल स्ट्रेंथ एक लेवल और ऊपर चली गई थी लेकिन तब भी डेजर्ट माउंटेन के पीक के बारे में सोच के जियान को अपने कंधे पे वजन महसूस होता है। वो पूछता है क्या तुम्हें डेजर्ट माउंटेन की टॉप के बारे में और कुछ पता है। क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन को बना ही चुके हैं तो फिर उसकी पहली जानकारी हासिल करना जरूरी है। जब बाकी 3 लोग सोच रहे होते हैं लोंगी के बाद जियान के दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं डेजर्ट माउंटेन रेंज के समिट पे हमें सिर्फ वो होली फ्लेम ही नहीं मिलने वाली बल्कि वहीं पे इस मैनर के मास्टर ने अपने शरीर को छोड़ा था और उस ईवल रेस के पावर हाउस को वहाँ पे सील करके रखा गया होगा। मुझे लगता है डेजर्ट माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा टेस्ट हमारा वहीं पे होगा। तभी शान्या कहती है मैं उस माउंटेन में से एक ऑमनस एनर्जी को सेंस कर पा रही हूँ। हमें एकदम तैयार रहना होगा। ये सुन के जियान हल्का सा नोट कर देता है। वो जानता था कि इन सभी को लोग इतनी जानकारी नहीं पता है। नॉर्मली जियान की मोर्टल स्टेट पीक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अच्छे अच्छों को धराशायी करने के लिए काफी थी और अब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि एम्पर रैंक के स्मॉल परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। जियान की एबिलिटीज और बढ़ गई हैं। वो सिर्फ अपनी सोल स्ट्रेंथ का यूज करके एक 5 स्टार दूधी से लड़ सकता है। शाल ने एक तरफ इशारा करके बोलती है हमें डेजर्ट माउंटेन रेंज की टॉप पर जल्दी पहुंचना होगा। मुझे फील हो रहा है कि काफी जल्दी कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर हम डिले करते हैं तो चीजें बहुत
बहुत ही खराब हो जाएंगी। हालांकि शार्लिंग को भी उस लेटर पे शक होता है क्योंकि वो अभी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि लेटर के हिसाब से उसकी फादर ने उसकी मदर को सच में मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर ऐसी बात होती है तो शार्लिंग अपने फादर को कभी माफ नहीं कर पाएगी। जियन कहता है लेट्स गो, तभी शान्या कहती है रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये सुन के जियन का एक्सप्रेशन शिफ्ट होता है। शान्या अपने मुंह से कुछ चैंटिंग करती है, जैसे उसके मुंह से फुसफुसाते हुए शब्द बाहर आए थे। ये जिस जगह पे खड़े होते हैं वो जगह एकदम छोटी होने लगती है। फिर इन सभी को बाहर निकाल दिया गया था और ये पूरा मेंशन शान्या की बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। फाइनली वो लड़की कहती है चलो अब चला जाए। इन सभी के सामने लंबी सीढ़ियों की लाइन अपीयर हो चुकी थी जो रास्ता पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे लेके जाता था। शान्या को कहती है टॉप पे जाने का रास्ता है। अभी शेलिंग की आंखें भी डिटर्मिनेशन से भर गई थी। शेलिंग कहती चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने भूतकाल का सच जान के रहूंगी। ये सुन के जियान हंस के बोलता है तुम यहाँ पे अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आने वाली परेशानी को हम साथ में मिलकर फेस करेंगे। ये कह के 4 लोगों का ग्रुप चला जाता है माउंटेन के समिट की तरफ और सीन एक बार फिर से चेंज हुआ था। हमें डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक स्वैम्प वाला एरिया दिखाया जाता है। यहाँ की हवा ऐसी बारिश ही हो रखी होती है जैसे कुछ ही सेकंड्स के बाद यहाँ तूफान आएगा। ये लोकेशन थी म्यूफंग की। ये जगह जहाँ पे म्यूफंग का कई ईरी औरों से सामना हुआ था वो उसके लिए किसी खजाने के भंडार से कम नहीं होती है। उसने इन घोस्ट क्रीचर्स को खत्म करके इनकी पावर को ऑब्जर्व करके अपनी कल्टीवेशन को खतरनाक तरीके से राइज किया होता है। अभी म्यूफंग की स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 5 स्टार दोदी से 5 स्टार दोदी के मिड स्टेज पे पहुंच चुकी होती है। बाहरी दुनिया में अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से राइज करवाने में एक्सपर्ट्स को कई सालों का समय लग सकता है। म्यूफंग कहते हैं मिड से 5 स्टार दोदी, हाँ मुझे लगता है इतनी स्ट्रेंथ काफी होगी। अब समय आ गया यहाँ से जाने का क्योंकि जियन और बाकी के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। म्यूफंग की आंखें देखती हैं पहाड़ के सबसे ऊंचे सिरे की तरफ। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है पता नहीं क्यों लेकिन वहां से मुझे एक डेंजरस ऑरा फील हो रहा है। लगता है हमारा असली टेस्ट वहां पे शुरू होगा। जंगल के एक दूसरे इलाके से लिटरली भी बढ़ रहा होता है टॉप की तरफ। उसके रास्ते में कोई भी आने की कोशिश नहीं करता। अगर बात करिए जियन के ग्रुप की तो सबसे पावरफुल लिटरली की कल्टीवेशन होती है। भले शुरुआत में लिटरली की स्ट्रेंथ 8 सात दोदी के अर्ली स्टेज पे रही हो लेकिन जियन की फ्लेम्स की हेल्प से वो 8 सात दोदी के पीक पे होता है। लिटरली के पावरफुल कल्टीवेशन बेस की वजह से इस जगह उसके लिए कुछ खास ज्यादा चैलेंज नहीं होती। अभी कुछ ऐसी सिचुएशन ग्रीन फ्रूट की भी होती है। अब वो जियन वगैरह की तलाश करनी बंद कर चुकी होती है। ग्रीन फ्रूट कहती है चलो जाने दो, मुझे लगता है ये सभी माउंटेन टॉप पे ही मिलने वाले हैं। और क्योंकि म्यूविंग सबसे पहले डेजर्ट माउंटेन के पीक की तरफ निकल गई थी तो ये कहा जा सकता है कि भले इन सभी के रास्ते अलग अलग हो इन सभी की डेस्टिनेशंस एग्जैक्टली सेम है। अब डेजर्ट माउंटेन के समिट पे इन सभी का कौन सा चैलेंज इंतजार कर रहा होगा हम उसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखो आपको एक्सप्लोरेशन पसंद आई होगी। अगर आपके पास किसी भी तरीके का डाउट या सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे हम आगे की स्टोरी को और भी इम्प्रूव कर सकें। अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें डेजर्ट माउंटेन का टॉप दिखाया जाएगा और अब तक का सबसे पावरफुल ब्लड डीमन क्लैन का गॉरफिंड दिखने वाला है। फिर फाइनली मुलाकात होगी मैडवुड इमोर्टल से जो कि और कोई नहीं बल्कि शैनलिंग के फादर होते हैं। वैसे ये मुझे राज रखना था लेकिन पता नहीं क्यों तभी मैंने तुम्हें ये बता दिया है। और फाइनली नेक्स्ट एपिसोड के एंड तक एक डेंजरस लेवल की फाइट की शुरुआत फिर से हो जाएगी। आप डेफिनेटली उसे मिस नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि अगर रिलीज होने के बाद वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है और हमारे अर्ली एक्सेस वीडियो हर दिन आ रहे हैं। इस वजह से अगर आप वीडियोस को रिलीज होने से पहले एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन के बटन को चेकआउट कर सकते हो। चलो हम इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। सो पीस आउट।